हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम थर्स्ट, प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वैसे तो सीबीएसई ने इन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और डेली लाइफ में भी इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको ज़रूर करना है। थर्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना है, ठीक है, तो क्या कहलाता है? फोर्स। लेकिन अगर वही फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा है तो उसको बोला जाता है थर्स्ट। तो यहाँ से थर्स्ट की डेफिनेशन आ जाती है हमारी, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस of an object is known as thrust। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो हमारा थर्स्ट भी फोर्स ही है, तो थर्स्ट पर यूनिट एरिया भी क्या हो जाएगा? हमारा प्रेशर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है यहाँ से वो है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, या फिर हम थर्स्ट के टर्म्स में क्या कह सकते हैं इसको? थर्स्ट, क्योंकि थर्स्ट फोर्स ही है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यहां से हम थर्स्ट और प्रेशर की एसआई यूनिट देखेंगे, यानी कि इनकी मेजरमेंट जो है इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे की जाती है। थर्स्ट हमारा क्या है? नॉर्मली फोर्स ही है, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो थर्स्ट को भी जो हम मेजर करेंगे, यानी कि इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। प्रेशर क्या है हमारा? थर्स्ट बाय एरिया, यानी कि थर्स्ट की एसआई यूनिट क्या होती है? अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, यहाँ पर थर्स्ट की एसआई यूनिट है न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम पास्कल था, उसने प्रेशर के बारे में बताया है, तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल से भी डिनोट करते हैं, पास्कल। तो इसलिए इसको पास्कल भी बोला जाता है। पास्कल नाम के साइंटिस्ट के ऑनर में न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है। तो 1 पास्कल क्या होगा? अगर हम यहाँ पर देखें 1 पास्कल को डिनोट करते हैं PA से। 1 पास्कल क्या है? 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से डेफिनेशन देखें हम 1 पास्कल की, कैसे डिफाइन करेंगे? When 1 Newton force is applied on 1 meter square of area, then the pressure is said to be 1 Pascal। जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाएगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, तो हमारा जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 1 पास्कल। तो डिफाइन करेंगे 1 पास्कल को, when
1 न्यूटन force is applied on 1 meter square area, then pressure is said to be 1 पास्कल। जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो हमारा प्रेशर होगा 1 पास्कल। तो यहाँ से जो हम देख रहे हैं P जो हमारा है प्रोपोर्शनल है, ठीक है, F/A कहें या T/A, ठीक है, फोर्स कहें या थर्स्ट कहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जो हमारा ये है प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। हमारा प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इफ एरिया इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस एंड इफ एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। तो इसके डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो हम देखेंगे। यानी कि जो हमारे बैग्स हैं अगर उनकी स्ट्रैप जो है नैरो होगी तो उसके क्या नुकसान होंगे, वाइडर होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बैग हैं उनकी स्ट्रैप के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नैरो होगी यानी कि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा, तो हमारे जो शोल्डर हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, इसलिए वो हमें ज़्यादा हार्म करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बैग की स्ट्रैप जो है उसका एरिया ज़्यादा होगा यानी कि ब्रॉडर होगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको हम इजीली उठा सकते हैं, पेन हमारा जो है कम हो जाएगा। तो जहाँ पर एरिया कम होगा हमारी यानी कि स्टेप जो बैग की है वो नैरो होगी, पेन ज़्यादा होगा, वाइडर होगी तो पेन कम होगा यानी कि प्रेशर वहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एक कैमल है और एक हॉर्स है, ठीक है। वो कैमल जो है इजीली वॉक कर सकता है सैंड में, लेकिन एक हॉर्स नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या रीजन है, तो हम देखते हैं जो कैमल के फिट हैं वो वाइडर होते हैं। वाइडर होने का मतलब क्या है, एरिया ज़्यादा यानी कि प्रेशर कम, और प्रेशर कम हो गया तो इजीली वो सैंड के ऊपर चल सकता है। उसके जो फिट है सैंड के अंदर पेनेट्रेट नहीं करेंगे, सैंड के अंदर नहीं। हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैमल है वो इजीली मूव कर सकता है सैंड पे, और जबकि एक हॉर्स है वो इजीली मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके जो फिट का एरिया है वो कम है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी के एग्जांपल्स जो देखते हैं। रेलवे ट्रैक के जो नीचे हैं कुछ पिलर्स मिलते हैं हमें वुडन या सीमेंटेड। पहले वुडन ही होते थे, अब सीमेंटेड यूज होने लगे हैं। इनका क्या बेनिफिट है, मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसे ट्रैक्स हों तो क्या होगा, इनका एरिया कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो क्या है हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो मिट्टी में धंस जाएंगे, पेनेट्रेट कर जाएंगे। लेकिन अगर इनके नीचे पिलर्स रख दिए जाए ऐसे सीमेंटेड या वुडन, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा रेलवे ट्रैक का। अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो यानी कि मिट्टी के ऊपर इसका प्रेशर रेलवे ट्रैक का नहीं आएगा और रेलवे ट्रैक एज इट इज बना रहेगा, पेनेट्रेट नहीं करेगा मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स हैं या तो पेयर्स में मिलते हैं या फिर ब्रॉडर मिलते हैं, वाइडर मिलते हैं, चौड़े मिलते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो रोड के ऊपर यानी कि प्रेशर जो है गाड़ी का, जो हैवी व्हीकल्स है उसका प्रेशर कम होगा, जिससे वो रोड पे इजीली मूव कर सकते हैं, और रोड के ऊपर जो टायर है वो पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, इजीली मूव कर सकेगा।
ऐसा ही वाइडर टायर्स के केसेस में है, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो इजीली मूव करेंगे, ऐसे यानी कि रोड के अंदर पेनेट्रेट नहीं करेंगे टायर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कई बार कुछ सर्कस वगैरह वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऐसे नेल्स के ऊपर लेट कर दिखाते हैं। ऐसे कब पॉसिबल है? ठीक है, जब वो मैन नेल्स के ऊपर लेट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी का एरिया इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बॉडी जो है ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी यानी कि सभी आयरन नेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो हर एक के लिए क्या होगा, एरिया जो है इंक्रीज, एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए उनको इसका नुकसान नहीं होता है, वो इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते। क्या कभी उसने आयरन नेल के ऊपर खड़े होकर दिखाया है? नहीं दिखाया ना, वो दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है, अगर आयरन नेल के ऊपर वो खड़ा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, आयरन नेल उसके पैर में पिंच होगी। ठीक है, ये आपके घर के करने की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एरिया जब हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, या फिर चल रहे हैं, तो किस टाइम पे एरिया ज़्यादा होता है या प्रेशर ज़्यादा होता है, ये बात करेंगे हम। जब हम आराम से खड़े हैं तो क्या होगा, हमारा जो वेट है बॉडी का, ठीक है, दोनों पैरों पे बैलेंस्ड है, यानी कि एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर हम एक पैर पे खड़े हो जाते हैं तो कितनी देर खड़े हो पाते हैं? बिल्कुल कम देर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एरिया कम हो गया और प्रेशर हमारी बॉडी का एक पैर पे आ गया सभी। ठीक है, इसलिए हम ऐसे परेशान हो जाते हैं जल्दी ही, क्योंकि एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। What is density? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने स्पेस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, वो उसकी डेंसिटी ही होती है। और यानी कि पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मास शो करते हैं और स्पेस जो होगा उसकी वॉल्यूम। यानी कि हम बात करेंगे डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला लिखेंगे डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट लिखेंगे डेंसिटी की। मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए होगा मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, हम जो चैप्टर के अकॉर्डिंग है वाटर के साथ डेंसिटी चेक करते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ रेशियो चेक करते हैं डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट की। डेंसिटी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट
बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमारा आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? करेंट आई एसआई यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? भाई ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो दोनों तरफ एसआई यूनिट सेम होगी, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की एसआई यूनिट कुछ नहीं होगी, नो एसआई यूनिट। फिर हम यहाँ से देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी से ही कि कौन से ऑब्जेक्ट सिंक होंगे वाटर के अंदर और कौन से फ्लोट करेंगे, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएंगे और कौन से ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक है, अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू अगर आ जाएगी 1 से ज़्यादा, इफ रिलेटिव डेंसिटी इज मोर देन 1 देन ऑब्जेक्ट विल सिंक।